समाजशास्त्र क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, सहचार्य समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। इंडियन सोशल सिस्टम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था। आज का अपना विषय है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन में सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास ने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता के विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण की अवधारणा को रखा था। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने रखा था? एम.एन. श्रीनिवास ने। उनका तात्पर्य यह था कि पश्चिम संस्कृति अर्थात ब्रिटिश संस्कृति के संपर्क में आने से भारत की जाति व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर आया। इस अर्थ में पश्चिमी संस्कृति के संपर्क के परिणाम स्वरूप जातियों में जो परिवर्तन आया है वह पश्चिमीकरण है। एम.एन. श्रीनिवास लिखते हैं कि अंग्रेजों के 150 वर्ष के प्रशासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में तकनीकी, संस्था, विचारधारा, मूल्य जो परिवर्तन आया है वह क्या है? आधुनिकीकरण है। एम.एन. श्रीनिवास पश्चिमीकरण के अंतर्गत मानवतावाद, युक्तायुक्त पर अधिक जोर देते हैं। एम.एन. श्रीनिवास पश्चिमीकरण के अंतर्गत मानवतावाद पर अधिक जोर देते हैं। यह अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप था कि हमारे यहाँ विज्ञान का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी आगे बढ़ी, शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई, राष्ट्रीयता का विकास हुआ तथा एक नई प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पैदा हुई। यह सब आधुनिकीकरण है। बाद में आगे चलकर एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में पश्चिमीकरण के स्थान पर आधुनिकीकरण का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? आधुनिकीकरण का। इस प्रयोग को करते हुए एम.एन. श्रीनिवास पश्चिमीकरण की अवधारणा को आधुनिकीकरण नाम दिया। वे एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि पश्चिमीकरण का भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध है। एम.एन. श्रीनिवास हमारे लिए तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव ऐतिहासिक है। दूसरा, पश्चिमीकरण की अवधारणा में मानवतावाद और युक्तायुक्त होते हैं जो आधुनिकीकरण में नहीं है। ये सब होते हुए भी आजकल आधुनिकीकरण एक व्यापक प्रक्रिया समझी जाती है, इसलिए यहाँ हम इनका विस्तार से चर्चा करेंगे। आधुनिकीकरण का अर्थ और व्याख्या। भारतीय सभ्यता और परंपराएं आदिम हैं। भारतीय सभ्यता और परंपराएं क्या हैं? पुरानी हैं, आदिम हैं। इन्हें हम महान परंपराओं में देख सकते हैं। इस महान परंपराओं को बाहरी स्रोतों ने प्रभावित किया है। पिछले दिनों में बाहरी स्रोत संघ, हूण, मुसलमान, पारसी, अंग्रेज आदि की संस्कृतियों से सरोकार रखते थे। आज ये स्रोत विविध हैं और आधुनिकीकरण के इन स्रोतों में वैश्वीकरण और उदारीकरण बहुत बड़े स्रोत हो गए हैं। इन सब स्रोतों ने, इनमें आंतरिक स्रोत भी सम्मिलित हैं, भारतीय समाज और इसकी संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। आधुनिकीकरण की कई व्याख्याएं हैं। योगेंद्र सिंह प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। योगेंद्र सिंह मूल्यों पर अधिक जोर देते हैं। ये मूल्य मानव अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय, विकास का अधिकार, नागरिक अधिकार आदि से जुड़े हुए हैं। यदि हम आधुनिकीकरण के अर्थों को समाजशास्त्री संस्थापकों के संदर्भ में रखें तो तब हमें इस पद की स्पष्टता देखने को मिलती है। इमाइल दुर्खिम के समय में यूरोप में आधुनिकीकरण आ गया था। किसके समय? इमाइल दुर्खिम के समय यूरोप में आधुनिकीकरण आ गया था। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति,
औद्योगिक क्रांति आ गई थी। यांत्रिक समाज परिवर्तित होकर साबेई समाज बन गए थे। यांत्रिक समाज परिवर्तित होकर साबेई समाज बन गया था। दस्तकारी और गृह उद्योग समाप्ति के कगार पर थे। ऐसी व्यवस्था में इमाइल दुर्खियम ने आधुनिकीकरण की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यांत्रिक समाज का साबेई समाज बनना ही आधुनिकीकरण है। दूसरे शब्दों में, जब स्त्रीकरण बढ़ जाता है तब आधुनिकीकरण आ जाता है, या आधुनिकीकरण स्त्रीकरण को लाता है। क्या है? उन्होंने क्या कहा है? यांत्रिक समाज का साबेई समाज बनना ही आधुनिकीकरण है। दूसरे शब्दों में, जब स्त्रीकरण बढ़ जाता है तब आधुनिकीकरण आ जाता है, या आधुनिकीकरण स्त्रीकरण को लाता है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने भी आधुनिकीकरण के प्रभाव को देखा था। उन्होंने कहा कि यह वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं का पुण्यकरण हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि समाज में आर्थिकरण ही सब कुछ है। कला, साहित्य, सौंदर्य सभी पुण्य वस्तु बन जाते हैं। ये आधुनिकीकरण है। इस समाज में प्रत्येक वस्तु बाजार में बिकने के लिए होती है। आदमी पैसा लेकर गाता है, नृत्य करता है, साहित्य लिखता है, खेल खेलता है। इस बाती मार्क्स के अनुसार आधुनिकीकरण और कुछ ना होकर पुण्यकरण मात्र है। कार्ल मार्क्स ने आधुनिकीकरण को क्या कहा है? पुण्यकरण मात्र कहा है। हमारे तीसरे समाजशास्त्री संस्थापकों में मैक्स वेबर का नाम भी उल्लेखनीय है। मैक्स वेबर ने भी औद्योगिकरण को देखा था। उन्होंने इस प्रक्रिया को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ा और तब उन्होंने कहा कि यूरोप में औद्योगिकरण ने एक अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की स्थापना की। इस अधिकारी तंत्र को उन्होंने धर्म में भी पाया। अधिकारी तंत्र का मुख्य आधार युक्तायुक्त है। यदि हम आधुनिकीकरण के अर्थ को मैक्स वेबर में खोजें तब कहना पड़ेगा कि यह युक्तायुक्त या औचित्यवाद है। देखा जाए तो आधुनिकीकरण एक प्रकार का आदर्श प्रारूप है जिसके माध्यम से हम भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। हाल ही में दीपाकर गुप्ता ने अपनी पुस्तक मिस्टेकन मेटरनिटी 2000 में आधुनिकीकरण को हमारे देश में जो गलतफहमियां हैं उनका उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि सामान्यतः हमारे देश में आधुनिकीकरण का अर्थ तकनीकी विकास से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? तकनीकी विकास लिया जाता है। दूसरा अर्थ अप्राचीन से लिया जाता है। हमें समझना है कि यदि हमारे पास मोटर कार का कोई आधुनिकीकरण मॉडल है और जो आजकल बहुत प्रचलित है, तब मतलब हुआ कि हम आधुनिकीकरण हैं। दीपकर गुप्ता आधुनिकीकरण के इस अर्थ से सहमत नहीं है। यह तो एक प्रकार का पश्चिमी संस्कृति का नशा है। उनके अनुसार आधुनिकीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं या लक्षण बताए गए हैं। नंबर 1, व्यक्ति की गरिमा। नंबर 2, सार्वभौमिक मानकों की स्वीकारता। नंबर 3, अर्जित परिस्थिति को मान्यता देना और प्रदत्त परिस्थिति को अस्वीकार करना। नंबर 4, सार्वजनिक जीवन के प्रति जवाबदारी। दीपकर गुप्ता ने आधुनिकीकरण के जो लक्षण बताए हैं उनका स्रोकर वास्तव में लोगों के साथ संबंध से है। हमें हमारे सामाजिक संबंधों में यह मानकर चलना चाहिए कि सभी लोग समान हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। हम सभी लोग भारतीय समाज में नागरिक हैं। पिछले दिनों में लोग राजा महाराजाओं और प्रजा थे और आज लोग समान रूप से नागरिक हैं। इसे दीपाकर गुप्ता ने आधुनिकीकरण कहा है। आधुनिकीकरण परिवर्तन की एजेंसियां मास मीडिया, शिक्षा और संचार। अब अपने बात करेंगे आधुनिकीकरण परिवर्तन की एजेंसियां मास मीडिया और शिक्षा और संचार। हमारे देश में आधुनिकीकरण का प्रारंभ ब्रिटिश काल के समय से है, जब हमें लगा कि ब्रिटिश संपर्क के कारण
इस देश में परिवर्तन आ रहे हैं, तब हमने व्यवस्थित रूप से हमारी परंपराओं का अध्ययन किया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में डी मुखर्जी ने कहा कि उपनिवेशवादी संस्कृति के संदर्भ में हमें अपनी परंपराओं को अधिक ऐतिहासिक संदर्भ में समझना होगा। यह देखना होगा कि हमारी परंपराएं किस भांति विदेशी संस्कृति को अपनाती है। उन्होंने क्या कहा है? डी मुखर्जी एक भारतीय समाजशास्त्री हैं। उन्होंने कहा था कि उपनिवेशवादी संस्कृति के संदर्भ में हमें अपनी परंपराओं को अपने ऐतिहासिक संदर्भ में समझना होगा। यह देखना होगा कि हमारी परंपराएं किस भांति विदेशी संस्कृति को अपनाती है। इसी प्रकार प्रसिद्ध समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह कहते हैं कि पिछले 50 वर्षों में भारतीय समाजशास्त्रियों ने इस बात का विश्लेषण किया कि बाहरी स्रोतों से निर्मित पाश्चात्य संस्कृति का स्वरूप हमारी परंपराओं को क्या रूप देता है। इन दशकों में भारतीय संस्कृति का अनुभविक एंथ्रोग्राफिक अध्ययन समाजशास्त्रियों ने किया। इन अध्ययनों की इस धारा भारतीय समाजशास्त्रियों की है, जिन्होंने विभिन्न परंपराओं का अध्ययन करके उन्हें बीच में ही संयोजन है उसकी पहचान की जाए। दूसरी धारा अमेरिकी सामाजिक मानवशास्त्रियों की है, जिन्होंने भारतीय संदर्भ में यहाँ के समुदायों का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सामाजिक परिवर्तन लोग समुदाय से चलकर कृषक समुदाय तक आता है और फिर आधुनिक समाज पर रुकता है। किस पर रुकता है? पहले किस पर चलता है? लोग समुदाय से चलकर कृषक समुदाय तक आता है, फिर आधुनिक समाज पर रुकता है। हाल ही में भारतीय सामाजिक व्यवस्था की तीसरी धारा भी सामने आई है। यह धारा पीपल ऑफ इंडिया के प्रकाशन से आई है। के.एस. सिंह के नेतृत्व में भारत के 4000 से ऊपर समुदायों का अध्ययन किया है। के.एस. सिंह के नेतृत्व में भारत के 4000 से अधिक समुदायों का अध्ययन हुआ है। उसके निष्कर्ष क्या हैं? दूरगामी हैं। उदाहरण के लिए के.एस. सिंह बताते हैं कि भारत में जब क्षेत्रीय सभ्यता उभर कर आ रही है, प्रत्येक अंचल अपनी मांगों को लेकर दावा कर रहे हैं। अब ये अंचल बहुत अधिक सुदृढ़ हो रहे हैं। इस अनुसंधान की इन 3 धाराओं को ध्यान में रखकर हम भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के कारण आने वाले परिवर्तन का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नंबर 1 क्या है? अप्राचीन परिवर्तन। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 1991 के बाद विवेशीकरण और उदारीकरण के कारण जो परिवर्तन आए हैं, उसके बहुत बड़े परिणाम भारतीय समाज पर पड़े हैं। ढांचागत परिवर्तन को सरकार की अर्थनीति बनाने का कारण बाजार और विदेशी निवेश इस देश की ज़मीनी हकीकत बन गए हैं। इस नई आर्थिक नीति के कारण महंगाई तेज़ी से बढ़ गई, निर्यात वृद्धि की दर कम हुई और आयात लगातार बढ़ता रहा। आज गरीबी रेखा के नीचे आर्थिक सुधारों के प्रारंभ होने के समय की अपेक्षा कई अधिक लोग रह रहे हैं। मतलब ये हुआ कि देश में गरीबी बढ़ी है। विवेशीकरण और उदारीकरण की नीतियों ने सामाजिक विकास के उद्देश्यों जैसे गरीबी हटाओ, रोजगार में वृद्धि करना तथा सामाजिक सेवाएं बढ़ाने पर उल्टा प्रभाव पड़ा है। एक प्रकार से देश में अभिजातीकरण हो रहा है। पूंजीवाद की जड़ें मजबूत हो रही हैं। आधुनिकीकरण द्वारा पैदा किए गए इस सामाजिक परिवर्तन में मास मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मास मीडिया की भूमिका बहुत शक्तिशाली है, जिसे हम आधुनिक समाज कहते हैं। इसका बहुत बड़ा लक्ष्य मास मीडिया और बाजार है। यह मीडिया के कारण ही है कि दूर दराज का गांव सीधा न्यूयॉर्क और पेरिस से जुड़ गया है। सामान्यतः मीडिया को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अर्थ में भी लिया जाता है। जहां प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र व्यवहार आदि सम्मिलित हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न, कंप्यूटर, सेल फोन,
रेडियो, फैक्स आदि सम्मिलित हैं। मीडिया के इन माध्यमों ने दूरियों को समेट लिया है। आधुनिकीकरण के जिन परिवर्तनों की हम चर्चा करते हैं, हमें शिक्षा और संचार भी महत्वपूर्ण साधन हैं। हमारे देश में टेक्नोलॉजी ने जो क्रांतिकारी उपस्थिति की है वह अनन्य है। इधर वाणिज्य में प्रबंधक पाठ्यक्रम तथा विज्ञान में तकनीकी के पाठ्यक्रम इतने विकसित हुए हैं कि संसार भर में भारतीय विशेषज्ञों की एक धाक बैठ गई है। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन अतिरिक्त आधुनिकीकरण ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। संपूर्ण देश में लोगों की जीवन पद्धति और अवकाश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। अब अप्रयोग की पद्धतियां कुछ दूसरी और हो ही गई हैं। किसी भी शहर के नुक्कड़ पर फास्ट फूड की दुकानें मिल जाती हैं। पोशाक के तौर तरीके बदल गए हैं। सिंथेटिक वस्तुएं अधिक काम में आने लगी हैं। आगमन के साधन एक से बढ़कर एक नए हो गए हैं। अब मांस खाना, मुर्गी खाना, शराब पीना उपभोग के शौकिया साधन हो गए हैं। मज़ेदार बात यह है कि सामान्य लोग भी फल फूल खाने लगे हैं। सब्जियां खाने का रिवाज बढ़ गया है और लोग दूध और दूध की वस्तुओं को अधिक काम में लेने लगे हैं। हरित क्रांति जो 1970 के दशक में आई थी, अब उसकी पूरक श्वेत क्रांति आ गई है। ये सब परिवर्तन भारतीय समाज में बहुत बड़े परिवर्तन हैं। इस हिंदू प्रवासी समाज में के.एस. सिंह बताते हैं कि 90% लोग मांसाहारी हैं और केवल 10% शाकाहारी हैं। नेशनल सैंपल सर्वे में भी ऐसे ही परिवर्तन को प्रमाणित करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा एकदम क्रांतिकारी है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा एकदम क्रांतिकारी है। अब जातियां, जनजातियां, अल्पसंख्यकों या अचौतिक समूह में क्षेत्रियों की भावना अधिक आने लगी है। इस बात के भी प्रमाण है कि प्रजातांत्रिक और धर्म निरपेक्ष शक्तियाँ ताकतवर होने लगी हैं। हमने पंचायती राज में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देकर प्रोत्साहित किया है। स्त्रियों का सबलीकरण किया है। एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र में, यानी राजस्थान के मारवाड़ी दक्षिण भारत में और केरल के ईसाई सारे उत्तर भारत में बनी हिचकिचाहट के आ जा रहे हैं। यह एक एकीकरण की नई शक्ति है। पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट बताता है कि देश में कुल 91 सांस्कृतिक क्षेत्र हैं और लगभग प्रत्येक राज्य में एकाधिकृत क्षेत्र है। केवल गोवा ही एक ऐसा राज्य है जिसमें कोई उप क्षेत्र नहीं है। भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप जो भिन्नता और एकता आई है, वह स्पष्ट रूप से बताती है कि इस समाज में परंपराओं का केंद्रीय स्थान है। क्या है? भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप जो विविधता और एकता आई है, वह स्पष्ट रूप से बताती है कि इस समाज में परंपराओं का केंद्रीय स्थान है। ये परंपराएं ही हैं जो इतने परिवर्तनों के बाद भारतीय समाज की पहचान को बनाए हुए हैं। अब हम इस समाज के एथेंटिसिटी और सांस्कृतिक पहचान को आधुनिकीकरण द्वारा ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में विद्यार्थियों आपको सांस्कृतिक पहचान और परिवर्तन के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।